Hello everyone. Once again I welcome you all, and in today's class we are going to start another topic, and that is what we call the revolution of liberals 1848. तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरोप के जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो टेरिटरीज है, जो कि नेशन स्टेट है, जो नहीं बने, तो वहाँ पर जो रेवोल्यूशंस हैं, जो लिबरल्स है, जो ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको वहाँ पर क्या करेंगे, लीड करेंगे। और इससे जो पहला जो टॉपिक था जिसमें हमने हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो 1830s का जो पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा है, जो एक तरह से यूरोप की जो इकोनॉमिक जो डिप्रेशन के बारे में हमें मालूम चलता है। और तो वहाँ पर हमने देखा कि जो यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब हुई थी, तो उसके पीछे जो मल्टीपल रीजंस हैं जो रेस्पॉन्सिबल थे, उन सारे रीजंस को हमने वन बाय वन है जो डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमने दो पॉपुलर रिवॉल्ट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहली जो पॉपुलर रिवॉल्ट है वो हमने फ्रांस का हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर है जो एक अनरेस्ट है होता है, और उस वहाँ पर लोग हैं जो किस तरह से रोड पर आकर वो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, और अल्टीमेटली जो फ्रांस जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, वो एक तरह से जो रिपब्लिक है जो बन जाता है। और वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो हेड हुआ करते थे या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड थे वो थे लुइस फिलिप, जिनको अल्टीमेटली है जो फ्रांस छोड़कर है जो इंग्लैंड भागना पड़ता है। और वहाँ की जो नेशनल असेंबली है वो फ्रांस को रिपब्लिक है जो डिक्लेयर कर देती है। और ये जो रेवोल्यूशन हुई है, ये इसको हम क्या कहते हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1848। ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में फिर हमने जो इसी तरह का एक सिमिलर केस हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमने बात की थी सिलेसिया की। और वहाँ पर हमने देखा था कि जो वहाँ के जो कॉटन वीवर है, उनका जो एक्सप्लोटेशन होता है, किसके हाथों एक्सप्लोटेशन होता है, उनका एक्सप्लोटेशन है जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से होता है। और वो सारा जो सीन था उसको हमने समझने की कोशिश की थी। और अब ये जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम मेनली हम डिस्कस करेंगे किन के बारे में, जो लिबरल्स का जो इनिशिएटिव है, जिस तरह से लिबरल्स है जो एक मूवमेंट लेकर आते हैं यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पर नेशन स्टेट है जो नहीं बने, और वो किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे कि जो पुअर हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, इवन जो स्टार्विंग पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, या जो वर्कर हैं, ये सभी लोग हैं जो 1848 में यूरोप के अलग अलग पार्ट्स पर है जो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग रिवॉल्ट, रिवॉल्ट है जो वो ऑर्गेनाइज है जो कर रहे हैं। उसी के साथ मतलब उसी समय अगर हम देखें तो पैरेलली अगर हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो रेवोल्यूशन है, इवन जो लिबरल्स हैं, जो कि जो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, दे आल्सो स्टार्टेड लीडिंग देम, तो लिबरल्स हैं वो भी एक पैरेलल क्या करें, एक रेवोल्यूशन है जो क्या करें उसको वो वहाँ पर है जो लीड करें। और जैसे कि हमने देखा, आपको मालूम है कि ये जो दोबारा जो 1848 में जो दोबारा जो अनरेस्ट यूरोप में शुरू हुआ, इसकी शुरुआत है जो दोबारा कहाँ से होती है, फ्रांस में होती है। और जैसे हमने ड्यूक मेटरनिक का एक फेमस स्टेटमेंट भी हमने देखा था, और जिसमें ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, और उनका ये कहना था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये स्टेटमेंट हमने देखा था। मतलब कि जो फ्रांस में जो आज होता है उसका जो इम्पैक्ट है जो वो पूरे यूरोप पर है जो कल इम्पैक्ट उसका हमें देखने को मिलेगा। तो हर जो स्पार्क की अगर बात करें या जो भी अपराइजिंग है उसकी अगर हम बात करें, रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो हमेशा जो उसकी शुरुआत है जो कहाँ से होती है, फ्रांस से हमें देखने को मिलती है। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो जिस तरह से फ्रांस में जो 1848 में फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुई, उसकी वजह से वहाँ की जो मोनार्की है उसका पूरी तरह से क्या हो गया, वो अबॉलिश हो गई या एब्डिक्शन हो गया। एब्डिक्शन मतलब उसको हटा दिया गया, मोनार्की है जो उसको खत्म कर दिया गया, और फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वो फ्रांस को जो रिपब्लिक है जो डिक्लेयर है जो कर देती है। और ये जो रिपब्लिक था दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो यहाँ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर जिनकी भी एज है जो 21 से अबव थी, जो भी मेल्स थे, उनको है जो सफरेज है जो दे दी जाती है, वो सभी लोग हैं जो वोट है जो कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो विमेंस हैं उनको वोटिंग राइट है जो नहीं दिया गया। विमेंस को एक लंबा स्ट्रगल है जो उनको लड़ना पड़ता है, और अल्टीमेटली उनको है जो 1946 में उनको पॉलिटिकल राइट्स है जो मिलते हैं। अब ये जो कुछ ये अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ ये फ्रांस के अंदर हुआ, फरवरी जो रेवोल्यूशन हुई 1848 में, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है जो बाकी रीजन में पड़ना ही था। और ऐसे एरियाज जो कि अभी तक है जो नेशन स्टेट है जो नहीं बने थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1848 में अगर हम बात करें, तो फ्रांस है जो एक नेशन स्टेट है जो बन चुका है। जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अगर हमने देखा तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने हम क्या देखते हैं कि जो 1840 के जो लोग हैं अपना जो रेवोल्यूशनरी फ्लैग लेकर है जो वहाँ पर है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आ जाते हैं। तो और वो उसको ट्रिब्यूट है जो देते हुए नजर आते हैं, जो फेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग हमने डिस्कस की थी। तो इसलिए से हम देख रहे हैं कि 1848 में जो फ्रांस है वो एक है जो नेशन स्टेट है जो बन जाता है। तो अब इसका जो जो अपराइजिंग जो फ्रांस के अंदर हुई 1848 में, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है जो हमें बाकी रीजन्स पर भी हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, या ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि ये जो सारे एरियाज थे वो नेशन स्टेट है जो नहीं बने थे। तो वहाँ पर मैन हो गया, इवन जो वीमेंस हैं जो कि लिबरल मिडिल क्लास से जो बिलोंग करती थी, इन लोगों ने भी अपनी डिमांड है जो रेज करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने डिमांड रखी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की है जो डिमांड रखी, साथ ही साथ है जो ये नेशनल यूनिफिकेशन की भी क्या करते हैं, डिमांड है जो रखते हैं। और
जैसे हमने देखा था, आपको मालूम है कि जो यूरोप में उस समय जो बिल्कुल है जो एक अनरेस्ट था, पॉलिटिकल है जो अनरेस्ट था, सोशल अनरेस्ट था, तो उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फर्दर है जो पुश किया। और इन्होंने अपनी जो डिमांड्स जो रखी हैं वो कौन-कौन सी, एक तो वो नेशन स्टेट की जो डिमांड रखते हैं और ये जो नेशन स्टेट हैं वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर है जो चलेंगे। या जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से मतलब हो गया कि उनके पास में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी जो कि 1815 के बाद में जब एस्टेब्लिश हुई थी, तो जो लिबरल्स थे वो सबसे ज़्यादा जिस इशू को वो डिस्कस कर रहे थे या जिसके लिए सबसे ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे थे वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की वो बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो नेशन स्टेट बने तो वो है जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर चले और साथ ही साथ उनका एक अपना है जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वहाँ पर जो फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस की। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि जो एसोसिएशन है जो बना सके। जैसे कि हमने देखा, आपको मालूम है कि इससे पहले जो इवन जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हुआ करती थी जो कि रेवोल्यूशनरीज आइडिया हैं उनको है जो स्प्रेड क्या करती थी, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको ट्रेन क्या करती थी, तो ये सारी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है वो अंडरग्राउंड है जो ऑपरेट करती थी। तो इस रीज़न की वजह से वो चाहते थे कि जो उनको फ्रीडम मिले कि जिससे कि वो एसोसिएशन है जो बना सके और उनको है जो अंडरग्राउंड होकर है जो काम है जो ना करना पड़े। तो इस तरह से है जो ये जो लिबरल्स थे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, तो उन्होंने इस तरह की डिमांड है जो रेज करना शुरू कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन जर्मनी रीजन। तो जर्मनी जो रीजन है वहाँ पर जो रेवोल्यूशन है जो लीड करते हैं लिबरल्स, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी जो रीजन है उसकी अगर हम देखें तो वहाँ पर है जो ये पॉलिटिकली सब बहुत ज़्यादा है जो कॉन्शियस था, है ना, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है जो कॉन्शियस था। और इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी है जो पॉलिटिकल एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है। और ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस की अगर हम बात करें तो इसके ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो है जो मिडिल क्लास से है जो बिलोंग करते थे, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो गया, इवन जो बिजनेसमैन हो गया, इवन जो प्रॉस्पेरस जो आर्टिशंस हैं, ये सभी लोग हैं जो इन पॉलिटिकल एसोसिएशन से है जो जुड़े हुए थे। और ये अल्टीमेटली है जो ये सब लोग है जो फ्रैंकफर्ट जो कि एक शहर है जर्मनी के अंदर, वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो है जो सभी मिलते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है उसके लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का मतलब हो गया कि वो पार्लियामेंट के लिए क्या करेंगे, वो वोट है जो करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मई 1848 को है जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसको आप है जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कह सकते हो, तो उसके लिए है जो वोटिंग है जो की जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसका जो पहला जो सेशन है, जो फर्स्ट जो सेशन है वो 18 मई से क्या होता है, स्टार्ट होता है। 18 मई से है जो स्टार्ट होता है, 18 मई 1848 से जो स्टार्ट होता है। अब ये जो 18 मई 1848 की अगर हम बात करें तो ये जो भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि जिनका नंबर है जो 831 था, तो ये सभी जो लोग हैं जो मार्च करते हैं फेस्टिव प्रोसेशन में, मतलब कि बैंड बाजे के साथ में जुलूस निकालते हुए ये सब लोग हैं जो कहाँ पर पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं एक जो चर्च है जिसका नाम है सेंट पॉल। और ये सेंट पॉल जो चर्च है वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर है जो सबसे पहले वहाँ पर असेंबल होकर अपनी जो पार्लियामेंट है जो वो बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो इसको हम कहते हैं। अब ये जो नेशनल असेंबली है सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मन नेशन के लिए उसको वो ड्राफ्ट करती है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट करती है तब उसमें ये देखती है कि जो मोनार्की जो सब्जेक्ट है उसको पार्लियामेंट के अंडर में वो लेके आ जाती है। और पार्लियामेंट के अंडर में लाने का मतलब ये हो गया कि जो मोनार्क है वो सॉवरन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या पार्लियामेंट के हिसाब से उसको फंक्शन है जो करना पड़ेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि जो डेपुटीज थे, जो इस नेशनल असेंबली के जो डेपुटीज थे, ये जो क्राउनशिप है वो ऑफर करते हैं किसको, फेडरिक विलियम फोर्थ को है जो ऑफर करते हैं। और फेडरिक विलियम फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये है जो पर्शिया के उस समय क्या थे, किंग थे। और इनका जो पीरियड है वो 1840 से लेकर है जो 1861 है जो रहने वाला है। और इनके बारे में फेडरिक विलियम फोर्थ हैं, इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में भी इनके बारे में है जो डिस्कस करेंगे। अब ये जो फेडरिक विलियम फोर्थ है वो इस बात को है जो थ्रूली क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी जो मोनार्क है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी पावर है जो कम कर दी जाए या रिड्यूस कर दी जाए। और वो है जो पावर शेयर करे किसके साथ में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में शेयर करे या वो पार्लियामेंट के साथ में जो वो शेयर करे, तो इस बात को वो थ्रूली क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं। और वो उन जो मोनार्क है उनके साथ में आ जाते हैं जो कि इसको क्या कर रहे थे, इस नेशनल असेंबली को जो अपोज कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जर्मन जो रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर है जो 39 के करीब है जो स्टेट्स है, तो इन 39 स्टेट्स में जो अलग अलग है जो मोनार्क थे। और जो ये फेडरिक विलियम फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये पर्शिया के क्या थे, मोनार्क थे। तो ये जो फेडरिक विलियम फोर्थ हैं, जो बाकी जो जर्मन जो रीजन है उनके जो मोनार्क हैं उनके साथ में ये आ जाते हैं और इस प्रपोजल को वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट है जो कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि जो धीमे धीमे क्या होता है कि इवन जो एरिस्टोक्रेसी है और जो मिलिट्री है वो भी इस नेशनल असेंबली को क्या करती है, अपोज करती है। क्योंकि जैसे हमने देखा, आपको मालूम है कि जो एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें, जो एलिट जो सेक्शन है वो हमेशा जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हैं उनको वो सपोर्ट करते आए हुए हैं।
और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो हमेशा जो मोनार्की को क्या करती है, सपोर्ट करती है। दूसरी बात, अगर मिलिट्री की भी अगर हम बात करें तो मिलिट्री है जो डायरेक्टली है जो किसके कंट्रोल में थी, जो मोनार्की है उनके कंट्रोल में थी। तो इसकी वजह से जो जो एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री है ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं कि जो इस जो असेंबली को क्या करती है वो अपोज करते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि जो पार्लियामेंट के अगर अंदर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो किस क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते थे। और ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इवन जो प्रॉस्पेरस जो आर्टिशंस हैं जो थे इस नेशनल असेंबली में, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जो इन्होंने जो रेजिस्ट किया उन डिमांड्स को, किन की डिमांड को, चाहे वो वर्कर्स की अगर बात करें या जो आर्टिशंस की अगर बात करें, उनकी डिमांड को उन्होंने जो वहाँ पर जो अपोज किया असेंबली के अंदर। तो इन सब रीज़न की वजह से क्या हुआ कि जो इनका जो सपोर्ट था, इनका जो नेशनल असेंबली में जो मिडिल क्लास का जो सपोर्ट था वो धीमे धीमे जो वीक है जो होने लगा। और अल्टीमेटली फिर हम क्या देखते हैं कि जो 30 मई 1849 को 30 मई 1849 को है जो ट्रुप्स है जो बुलाया जाता है और ये जो नेशनल असेंबली है इसको जो डिसबैंड है जो कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक इनिशिएटिव है जो लिबरल्स ने लिया था नेशन को बिल्ड करने का, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुल है जो नहीं हो पाया। अब ये जो लिबरल जो मूवमेंट है, चाहे वो हम फ्रांस की बात करें या जर्मनी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही है जो कंट्रोवर्शियल इशू हमें देखने को मिलता है और वो है एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेंस। तो विमेंस के साथ में जो पॉलिटिकल जो राइट्स है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है जो हमें कंट्रोवर्शियल हमें देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा, चाहे वो फ्रांस की अगर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से विमेंस ने जो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया, अपराइजिंग में उन्होंने भरपूर है जो उन्होंने सपोर्ट किया, मेंस को बराबर उन्होंने जो काम किया। इतना कुछ होने के बाद में भी हम क्या देखें कि जब फ्रांस है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, इवन व्हेन द फ्रांस डिक्लेयर रिपब्लिक तो वहाँ पर भी है जो हम देखते हैं कि जो वोटिंग राइट है जो वो मेन को तो दिए जाते हैं लेकिन विमेन को है जो नहीं दिया जाता है, उनको जो पैसिव सिटीजन है जो बना दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें जर्मनी के केस की अगर बात करें, यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो विमेंस है वो लंबे समय से जो यहाँ पर क्या कर रही थी, स्ट्रगल है जो कर रही थी, एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे प्रोसेस में। और उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई है, दे फंडेड नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स आल्सो, दे हैड पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत सी पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती है, डेमोन्स्ट्रेशन में है जो पार्टिसिपेट करती है। डिस्पाइट इन सब कुछ के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि दे वर नॉट गिवन सफरेज, उनको जो सफरेज है जो नहीं दिया गया, उनको जो वोटिंग राइट्स है जो नहीं दिए गए। और सिर्फ वो जो विमेंस है वो क्या कर सकती थी, जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, जब इसकी मीटिंग्स होती थी, कहाँ पर जो सेंट पॉल चर्च है वहाँ पर मीटिंग होती थी, तो वहाँ पर एज ए गेस्ट वो वहाँ पर जो विजिटर गैलरी है वहाँ पर आकर वो क्या कर सकती थी, उस जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको वहाँ पर क्या कर सकती थी, देख सकती थी। जैसा कि इंडिया की जो नया जो पार्लियामेंट बना है तो वहाँ पर भी जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के जो लोग हैं या जो लोग हैं, जो प्रेस के जो लोग हैं, वो पास लेकर है जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो विमेंस है सिंपली एज ए ऑब्जर्वर वहाँ पर आकर है जो विजिटर गैलरी में आकर है जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको देख सकती थी, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी, ना ही वो एमपी बन सकती थी, ना ही एमएलए बन सकती थी, वो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो नहीं बन सकती थी लोगों के। अगर हम लिबरल जो पॉलिटिशियंस की अगर बात करें जो कि लिबरल मूवमेंट का जो हिस्सा थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इनका जो किस तरह का व्यू था विमेंस को लेकर, उसको हमें जो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए है जो आप जो आपकी जो बुक है उसका जो सोर्स सी है उसको आप एक बार है जो रीड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हाउ वर द लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर विमेन टू बी डिफाइंड। जो लिबर्टी और इक्वलिटी की अगर बात करें विमेंस के लिए, उसको किस से जो डिफाइन है जो किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें जो एक लिबरल जो पॉलिटिशियन है जिनका नाम है कार्ल वेलकर, और जो कि इलेक्टेड थे ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और वो अपने जो व्यू है उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। जो नेचर है उसने जो मैन और जो विमेन है उसको अलग अलग फंक्शन के लिए जो क्रिएट किया गया है। तो इनको बताने का मतलब था कि बायोलॉजिकली जो मैन और जो विमेन है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से जो डिफरेंट है। मैन द स्ट्रॉन्गर एंड द बोल्डर एंड फ्रीयर of the two, and has been designated as a protector of the family, its provider, meant for public task in the domain of law, protection, defense। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो मैन है वो स्ट्रॉन्गर है, बोल्डर है, फ्रीयर है, इन दोनों में से, और साथ ही साथ है वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला है, वो फैमिली को है जो प्रोवाइडर है, मतलब कि जो भी घर की जो भी ज़रूरतें होती हैं, फैमिली की जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने वाला है। पब्लिक जो डोमेन है वहाँ पर वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है, और इस तरह से जो फैमिली को वो प्रोटेक्ट भी करता है और डिफेंस भी है जो प्रोवाइड करता है। एंड वीमेन आर वीकर, डिपेंडेंट एंड टिमिड। जो वीमेन है वो कमज़ोर हैं, डिपेंडेंट हैं और
टिमिड है एंड रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, और उनको है जो मैन की जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और हर स्पेयर मतलब कि उसका जो स्पेयर है, होम है, उसकी अगर हम बात करें, इज़ द होम, मतलब उसकी जो दुनिया है वो क्या है, होम है। और साथ ही साथ द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, उनको अपने बच्चों की जो देखभाल करनी है, नर्चरिंग द फैमिली, और उसको फैमिली की जो देखभाल करनी है। मतलब कि जो विमेन की अगर बात करें तो उसका जो स्पेयर है, उसका जो एरिया है वो क्या है, एक तो घर है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है, और साथ ही साथ जो फैमिली की है जो उसको देखभाल करनी है। एंड डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस, मतलब कि और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बताने के लिए हमें और कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि दोनों के जो रोल है जो अलग अलग है। इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हार्मनी, और अगर हम जो इक्वलिटी की जो आप लोग बात करते हैं आजकल, इसका मतलब ये होगा कि इससे क्या होगा कि जो हार्मनी है दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, और जो फैमिली की जो डिग्निटी है इससे इसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो लिबरल जो पॉलिटिशियन है उनका जो किस तरह का है जो व्यू है टुवर्ड्स विमेन्स को लेकर जो किस तरह का व्यू है। अब हम एक जर्मन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है लुइस ऑटो पीटर, इनके बारे में है जो डिस्कस करेंगे। तो जो लुइस ऑटो पीटर है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जर्मन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो फंडेड अ विमेन्स जनरल, उन्होंने जो एक जनरल है जो फंडेड किया है, दैट वाज डेडिकेटेड टू विमेन एंड सब्सिक्वेंटली अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, और साथ ही साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो बनाई है एंड दैट वाज आल्सो डेडिकेटेड टू फेमिनिस्ट को वो डेडिकेटेड थी। द फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यूज़पेपर कैरीड द फॉलोइंग एडिटोरियल, और जो पहला जो न्यूज़पेपर था जो उन्होंने पब्लिश किया उसमें जो पहला जो एडिटोरियल है वो किस तरह का था, इसको हम जो एक बार है जो रीड करते हैं। So let us ask how many men possessed by thought of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people, of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with yes. मतलब कि जब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जो मैन हैं वो जीने और मरने के लिए तैयार है, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए जीने मरने के लिए तैयार है, तो इसमें ज़्यादातर जो मैन थे उनका आंसर है जो किस तरह का था, यस में था। Though the untiring efforts are intended for the benefit of only one half of the humanity, लेकिन ये जो उनका जो एफर्ट था ये किसके लिए था, सिर्फ जो आधी ह्यूमैनिटी है, हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी जिसको हम मैन कहते हैं, उसके लिए ये उनका एफर्ट था। बट द लिबर्टी इज इनडिवाइजिबल, पर जो ये लिबर्टी की अगर बात करें, आज़ादी की बात करें, फ्रीडम की अगर बात करें, तो ये तो इसका तो डिवीजन है जो नहीं किया जा सकता है। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय दी अनफ्री, और इस तरह से जो फ्री जो मैन है उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि वो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, जो अनफ्री है उनसे वो घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो मैन है वो तो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, या लिबर्टी है उसके लिए वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो विमेन है उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या उनके फ्रीडम के लिए वो बात है जो नहीं कर रहा है, तो उसको इस बात को है जो टॉलरेट है जो नहीं करना चाहिए। अगर उसको अपनी आज़ादी या लिबर्टी अगर प्यारी है तो उसको जो विमेन्स की जो फ्रीडम की भी है जो बात है जो करनी चाहिए। और एन anonymous reader in the same newspaper sent the following letter to the editor on 25th June 1850। तो एक कोई जो अननोन जो रीडर है उसने एक अपना जो लेटर है जो भेजा है, और उसको है जो 25 जून 1850 में इसी न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया गया। इट इज़ इंडीड रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डिनाई विमेंस पॉलिटिकल राइट्स इवन दो दे एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी। ये काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेवकूफ़ी की बात है या अनरीजनेबल है कि जो विमेंस हैं उनको जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके पास में जो प्रॉपर्टी का राइट तो उनके पास में है, लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट्स है जो नहीं दिए जा रहे हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस एंड अज्यूम्स responsibilities without however getting the benefit that accurate of men for the same। why this injustice, मतलब कि जो विमेंस की अगर बात करें तो वो अपनी जो भी फंक्शंस हैं या जो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा तरीके से वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो फिर इस तरह का जो इनजस्टिस है जो क्यों है। एंड इज इट नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन दे स्टूपिडेस्ट कैटल हर्डर possess the right of to vote simply because he is a man। और ये मतलब ये डिस्ग्रेस वाली बात नहीं है कि जो एक सबसे जो मूर्ख आदमी होता है या जो सबसे ज़्यादा जो स्टूपिडेस्ट होता है, जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, जो कि कैटल हर्डर है, उसके पास में भी ये जो वोटिंग राइट हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि वोटिंग राइट उसके पास में इसलिए है क्योंकि वो सिंपली क्या है, मैन है। whereas highly talented women owning considerable property, जो हाईली टैलेंटेड है या हाईली जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है,
और ऐसी जो वीमेन जिनके पास में प्रॉपर्टी भी है एंड बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, उनके पास में जो पॉलिटिकल राइट्स है जो नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो स्टुपिडिटी वाली है जो बात है। इवन दो दे कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू दी मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, और उस स्टेट की मेंटेनेंस के लिए भी वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो वीमेंस है वो टैक्स भी है जो पे करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लिबरल जो पॉलिटिकल्स थे उनका किस तरह का जो व्यूज था टुवर्ड्स विमेंस, और वो किस तरह से इक्वलिटी और लिबर्टी को वो देखते थे विमेंस के लिए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो लिबरल्स का ये पूरा कैंपेन था, ये पूरा जो मूवमेंट था, इसको अल्टीमेटली जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो 1848 में इसको सप्रेस है जो कर देती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो जो पुराना जो ऑर्डर है उसको दोबारा जो रिस्टोर है जो नहीं कर पाते हैं। और जो मोनार्क थे उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं है जो उनको एहसास हो गया था कि जो बार बार जो एक जो साइकिल चल रही है अपराइजिंग की, रेवोल्यूशन की, फिर वो रिप्रेस करते हैं, तो इससे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो ये ज़रूरी है कि जो लिबरल, जो नेशनलिस्ट, जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके साथ में बातचीत है जो की जाए, या उनको कुछ ना कुछ है जो उनको कंसेशन है जो दिया जाए, कुछ है जो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो स्टेट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन पहले से खराब है तो वो उसमें जो इंप्रूवमेंट है जो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1848 में जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, तो वहाँ पर वो है जो बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसेस है जो करते हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही है जो हो चुके थे। और इसमें अगर हम बात करें जो सर्वडम की अगर बात करें या जो बॉन्डेड लेबर की अगर बात करें तो उसको जो अबॉलिश है जो कर दिया गया, चाहे वो हेम्सबर्ग की अगर बात करें या रशिया की अगर बात करें। इवन दी हेम्सबर्ग रूलर दे वर एग्रीड टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियन पीपल, जो हंगेरियन पीपल है उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हो जाते हैं इन द ईयर 1867। So this is what we have discussed in this class, and in upcoming classes we are going to start another topic, and this is what we call the making of Germany and Italy। जो जिस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है और इटली का यूनिफिकेशन हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।